अस्सलामुअलैकुम। कभी आपको किसी डोर हैंडल को छूते ही जोर का झटका लगा है, या फिर कॉम्ब से बाल सेट करने के बाद पेपर के टुकड़े उठाने का एक्सपेरिमेंट किया है? ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कमाल है। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे ट्रिकी और इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो ना सिर्फ आपके एग्जाम्स बल्कि आपकी फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए भी गेम चेंजर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स के हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नए लेक्चर की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, when an air passenger touches the knob of the toilet door during a flight, he may get an electric shock. Why is it so? तो हवाई जहाज में टॉयलेट डोर नॉब को छूने पर लगने वाला शॉक हकीकत में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है। इसकी वजह यह है कि हवाई जहाज के अंदर हवा बहुत ड्राई होती है, जो स्टैटिक चार्ज के जमा होने को आसान बना देती है। तो जब कोई पैसेंजर अपनी सीट या फ्लोर से रब करता है तो इसके जिस्म पर इलेक्ट्रिक चार्ज जमा हो जाता है, और जैसे ही वो मेटल डोर नॉब को टच करता है तो ये चार्ज फौरन मेटल की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे एक स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं, और ये शॉक आमतौर पर हार्मलेस होता है, यानी इसका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल द रेडियस ऑफ अ फ्लेक्सिबल रिंग चेंज इफ इट इज़ गिवन पॉजिटिव चार्ज? जब एक फ्लेक्सिबल रिंग को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है तो इसका रेडियस बढ़ जाता है। चूंकि तमाम चार्जेस पॉजिटिव होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और पूरे रिंग में यकसा तौर पर फैल जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन रिंग को बाहर की तरफ स्ट्रेच कर देती है, जिससे इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकने के लिए ना हो तो रिंग उस वक्त तक एक्सपैंड होती रहेगी जब तक कि तमाम फोर्सेस बैलेंस ना हो जाएं। Question number 3 is, write some applications of electrostatics in real life. जी, तो अब हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है। सो नंबर 1 एप्लीकेशन इज़ फोटोकॉपियर एंड लेज़र प्रिंटर्स। ये डिवाइसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस का यूज़ करती हैं टोनल को पेपर पर ट्रांसफ़र करने के लिए, जिससे इमेजेस और टेक्स्ट बनता है। नंबर 2 इज़ पेंटिंग एंड कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे पेंटिंग से पेंट हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो एफिशिएंसी को बेहतर बनाता है और वेस्टेज कम करता है। नंबर 3 इज़ एयर प्योरीफायर्स। बहुत से एयर प्योरीफायर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स का यूज़ करते हैं ताकि डस्ट, पोलन और हवा में मौजूद ज़रात को ट्रैप कर सकें और हवा क्लीन हो जाए। Number 4 is xerography, means dry copying process. ये एक पुरानी डॉक्यूमेंट कॉपिंग टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का यूज़ करती है इमेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। नंबर 5 इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसर्स। ये टच स्क्रीन्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स में इस्तेमाल होते हैं, जो बॉडी के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिटेक्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ? So there are some limitations of Coulomb's law. Number 1 is, it is applicable only to point charges. कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस या स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एक्यूरेट होता है। अगर चार्ज किसी इरेगुलर शेप पर डिस्ट्रीब्यूट हो तो फोर्स की कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। ऐसे केसेस में एडवांस्ड मैथमेटिक्स लाइक इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है ताकि नेट फोर्स कैलकुलेट की जा सके।
Number 2 is it is not applicable for moving charges. ये लो सिर्फ और सिर्फ स्टेशनरी चार्जेस के लिए काम करता है। जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स भी जनरेट करते हैं, जिससे एडिशनल मैग्नेटिक फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस में सिर्फ कूलम्स लॉ काफ़ी नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लाइक लॉरेंट्ज फोर्स लॉ का यूज़ करना पड़ता है। नंबर 3 इज़ मीडियम डिपेंडेंसी। कूलम्स फोर्स काफ़ी मीडियम पर डिपेंड करती है। वैक्यूम में ये फोर्स परफेक्टली काम करती है, लेकिन अगर चार्जेस किसी डिफरेंट मटेरियल लाइक वाटर, ग्लास या एयर में हों तो डाई इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की वजह से फोर्स चेंज हो जाती है। हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है, जो चार्ज इंटरेक्शन को मॉडिफाई करती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज if 2 points are at same potential, are there any electric field lines connecting them? अगर दो पॉइंट्स एक ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हैं तो उनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती। रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो करती हैं। अगर दो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, और इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की नेचर ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है। नंबर 2 इज द डिफरेंस ऑफ देयर डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जो कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बल्कि इसके लिए सिर्फ हम कोई नंबर यूज़ करते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हैं, और वो कोई भी नंबर हो सकता है। नंबर 3 इज़ द इफेक्ट ऑन चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज्ड पार्टिकल पर लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी को शो करता है, डायरेक्शन को नहीं शो करता। नंबर 4 इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए एरोज के साथ दिखाई जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, इसके लिए कोई ग्राफिकल एरोज नहीं होते। नंबर 5 इज इन्फ्लुएंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ये देखते हैं कि एक चार्ज्ड पार्टिकल को कैसे मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यह बताती है कि एक चार्ज्ड पार्टिकल को कैसे मूव करेगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है और मूवमेंट को डिफाइन नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर फेरोफ्लूइड्स? फेरोफ्लूइड्स एक स्पेशल लिक्विड है जो मैग्नेट्स पर रिएक्ट करता है। इसमें टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स जैसा कि आयरन होते हैं जो ऑयल या वाटर में मिक्स किए जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं और नीचे सेटल नहीं होते। कभी आपने ये सोचा है कि ये काम किस तरह करते हैं? जी, तो ये विदाउट मैग्नेट काम करते हैं, यानी जब मैग्नेट नहीं होता तो फेरोफ्लूइड नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, और जब ये विद मैग्नेट काम करते हैं और मैग्नेट इनके नज़दीक लाया जाता है तो फेरोफ्लूइड स्पाइक्स और शेप्स बनाता है जो मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, और जब हम मैग्नेट रिमूव करते हैं तो ये वापस स्मूथ लिक्विड बन जाता है। आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो
तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए फिजिक्स डायनामिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।